प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन बाबा 360 पर। आधुनिक भारत का इतिहास हमारा चल रहा था और जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 13 लेक्चर हमारे हो चुके थे। आज लेक्चर नंबर 14 14वां लेक्चर हमारा होगा और इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और आधुनिक भारत का इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे कक्षा को। आज का हमारा विषय क्या रहेगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है और आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो आज की कक्षा होगी और इसके बाद वाली कक्षा, इन दो कक्षाओं में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता ही होता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए एक बार जान लेते हैं कि आज की कक्षा के अंदर हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सा विषय है जिसको आज की कक्षा के अंदर हमें देखना है। फर्स्ट वन, एक तो हम पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन। वायसराय हम पढ़ रहे थे। वायसराय अलग अलग जो अपॉइंट होके आए और उनके शासनकाल के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हम पढ़ रहे थे। तो आज के जो वायसराय हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है, एक लॉर्ड इरविन जो 1926 से 1931 तक रहे थे, ठीक है। और सेकंड जो आज के हमारे रहेंगे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन और ये रहे थे 1931 से 1936। तो आज़ादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हम। कुछ ही साल, 10 से 11 साल बचेंगे इसके बाद, जो अगली कक्षा के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इन दो वायसराय के शासनकाल के अंदर घटित होने वाली घटनाओं को आज हमें पढ़ना है और इनके बारे में जो जो मुख्य बातें हैं, जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे वायसराय लॉर्ड इरविन के टाइम पे जो जो घटनाएं घटित हुई वो अभी शुरू करते हैं हम लॉर्ड इरविन के टाइम पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 1926 से इनका टाइम शुरू हुआ था, तो आइए यहीं से शुरू किया जाएगा। 1926 1926 1926 में कौन सी इंपॉर्टेंट बात हुई? तो बेटा याद रखें, 1926 से 1928 यही वो समय था जिस समय पे गांधी जी ने क्या किया था? खादी के प्रयोग पर बल दिया था। गांधी जी ने खादी जो यूज करते थे, वो कपड़े भी पहनते थे उसी के, तो उसी खादी प्रोग्राम पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था, ठीक है। तो 1928 में खादी के प्रयोग पर इन्होंने बल दिया। फर्स्ट वन थिंग। इसके बाद 1926 के बाद 1927 में क्या हुआ था? 1927 में देखिए, आप जानते हैं कि पॉलिटी के अंदर जिसका हम अध्ययन करेंगे डिटेल में, 1919 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट आया था, ठीक है। और उसका एक्ट का नाम क्या रखा गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये एक्ट आया था एक, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये आया था 1919 में। और इस एक्ट के तहत भारत के शासन प्रणाली के अंदर या सामाजिक जीवन के अंदर बहुत सारे नए नए सुधार लागू किए गए थे। और उस समय पे 1919 में ही ऐसा भी प्रावधान किया गया था कि इस सुधार से भारत के अंदर कितना बेनिफिट हुआ, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, क्या सुधार और करना है, इन सब की जांच करने के लिए इसके 10 साल के बाद एक आयोग बनेगा जो इसकी जांच करेगा। तो 1919 में ये लागू हुआ था और इसके हिसाब से 1929 में 1929 से 30 के आसपास एक आयोग बनना था जो इसकी जांच करने के लिए आना था। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 10 साल की बजाय उस आयोग को 8 वर्ष में ही बना दिया और इसकी जांच करने के लिए भेज दिया। तो वो जो आयोग बना था इसकी जांच करने के लिए, उस आयोग का नाम क्या था? तो उसको नाम दिया साइमन कमीशन। तो ये साइमन कमीशन जो है, इसका गठन कब हुआ? 1927 में, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन जो है, इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, यानी सारे ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, भारत का कोई सदस्य इसके अंदर नहीं था।
इसीलिए जो साइमन कमीशन है इसको गोरा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है, गोरा आयोग भी कहा जाता है इसी को। तो ये जो साइमन कमीशन आयोग है इसके अंदर देखिए भारतीय लोग जो थे उन्होंने इसका क्या किया, उन्होंने इसका विरोध। अब भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, क्योंकि गोरा आयोग जैसा कि नाम दिया गया कि ब्रिटिश सदस्य थे सारे, भारतीय सदस्य इसके अंदर नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया, इसका विरोध किया। अब विरोध किया तो देखिए क्या क्या घटना घटित हुई और आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ये साइमन कमीशन बना था 1927 के अंदर और 1927 में बनने के बाद में ये भारत कब आया था, भारत आया 1928 में और कहाँ उतरा, बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर उतरा ये, ठीक है। बॉम्बे के अंदर जब ये उतरा तो यू नो वेरी वेल लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। अक्टूबर 1928 में उतरा था बॉम्बे में और वहीं पे लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और नारे भी लगाए इसके खिलाफ। नारा क्या लगाया, गो बैक साइमन, यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगाए लाला लाजपत राय ने 1928 में। इसी कारण इनके ऊपर लाहौर में क्या हुआ, इसी नारे लगाने के कारण, विरोध करने के कारण इनके ऊपर लाहौर के जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, जिनका नाम अगर बोला जाए तो जेपी सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर्स असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, इन्होंने क्या किया, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसा दी, ठीक है, लाठियां बरसवाई और जिसके कारण नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये था आपका साइमन कमीशन। अब लाला लाजपत राय के बारे में कुछ चीज़ें आप याद रखना, इन्हीं को शेरे पंजाब भी कहा जाता था, शेरे पंजाब भी कहा जाता था इनको। इन्होंने 1894 के अंदर पीएनबी जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी स्थापना की थी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी लाला लाजपत राय ने, जिसका नाम हम बोलें तो अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया बुक किसने लिखी, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप, इतनी सारी बातें जो घटित हुई थी 1927 से 1928 के अंदर, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद अगली घटना की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके बाद 1928 में, नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद इसी का बदला लेने के लिए 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर 1929 के अंदर लाहौर षड्यंत्र रचा, लाहौर षड्यंत्र इन्होंने तीनों ने रचा। और इस षड्यंत्र के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जेपी सॉन्डर्स थे, जेपी सॉन्डर्स थे, उनकी हत्या कर दी, ठीक है। तो लाहौर षड्यंत्र करके इन्होंने क्या किया, जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और इसी लाहौर षड्यंत्र में बाद में 23 मार्च 1931 को इन तीनों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आइए बात करते हैं और क्या क्या घटनाएं घटित हुई 1929 के आसपास। 1929 के अंदर अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन। और इस लाहौर अधिवेशन के अंदर जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने इसके अंदर क्या प्रस्ताव रखा, तो इसके अंदर प्रस्ताव रखा था
पूर्ण स्वतंत्रता का। तो एग्जाम में पूछ सकता पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? लाहौर अधिवेशन के अंदर। और इसके बाद 26 जनवरी 1930 को भारत के अंदर पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 31 दिसंबर 1931 को पहली बार जो भारत का 3 रंगों वाला झंडा था वो झंडा फहराया गया। ठीक है, झंडा फहराया गया। और ये कहाँ फहराया? ये फहराया था रावी नदी के किनारे मध्य रात्रि में। ठीक है, मध्य रात्रि में फहराया गया पहली बार। और इसी अधिवेशन के अंदर जो 3 रंग प्लस बीच में जिस झंडे में चरखा होता था उसको राष्ट्रीय झंडा घोषित किया गया। ठीक है, 3 रंगों वाला झंडा पहली बार उसको राष्ट्रीय झंडा घोषित किया गया जिसके बीच में चरखा था और उसी को बाद में फहराया गया था। ठीक है, तो ये हमारा था जो 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय की जो बात है। अब इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद अगली घटना हमारी पढ़ते हैं। तो देखिए 1928 के अंदर हमने अभी तो पढ़ा था लाला लाजपत राय के बारे में जिनकी मृत्यु हुई थी और उसका बदला कैसे लिया गया और आईएनसी का अधिवेशन। अब 1928 के अंदर देखिए जो 1919 में एक्ट आया था उसमें हुए सुधारों की जांच करने के लिए जो कमीशन आया था उस कमीशन को तो भारतीयों ने कर दिया था रिजेक्ट। अब कोई ना कोई तो कमीशन, कोई ना कोई आयोग तो चाहिए जो उसके द्वारा किए गए सुधारों को कितना इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ उसकी जांच कर सके। इसलिए 1928 में भारतीयों ने मिलकर के एक आयोग बनाया और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश की जिसको हम जानते हैं आज नेहरू रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से आज जानते हैं। और नेहरू रिपोर्ट जो है इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का लघु संविधान। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भारत का आज संविधान है उसके अंदर जो जो प्रारूप हैं, जो जो भारतीयों के लिए क्या क्या चीज़ें मांगे हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें संक्षिप्त रूप में इसी रिपोर्ट के अंदर पहले भी भारतीयों ने रखी थी और मांग किया था। ठीक है, और इस रिपोर्ट के जो बनाई गई थी जिस कमीशन में उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और इस कमीशन के सचिव जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एग्जाम में पूछेगा मुख्य रूप से क्या मांग रखी गई थी इस रिपोर्ट के अंदर। तो एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको बताना 2 मुख्य मांगे थी। एक तो थी स्वायत्तता और दूसरा वोट देने का अधिकार। स्वायत्तता और वोट देने का अधिकार 2 मुख्य मांगे रखी गई थी इसके अंदर। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? क्या इसको स्वीकार किया था? तो इसको स्वीकार नहीं किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद इरेज करके अगले हमारी घटना जो घटित हुई थी वो देखते हैं। इसके बाद 1928 के अंदर ही 1928 के अंदर ही जो घटना घटित हुई थी उसका हम अध्ययन, तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। 1928 में जो घटना घटित हुई थी उसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो आइए 1928 में अगली जो घटना हमारी घटित हुई थी जिसको हम बोले तो बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह किया गया। किसने किया था इसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और महात्मा गांधी जी ने इनका साथ दिया था। बाद में शामिल हुए थे महात्मा गांधी जी। क्यों किया गया था? ब्रिटिश लोगों की तरफ से जो टैक्स बढ़ाया गया था अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी और इस सत्याग्रह का फ़ायदा क्या हुआ कि 20% टैक्स को कम करवा दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके अलावा एग्जाम में पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो पहला तो आप बताएंगे अगर ऑप्शन में आपको मिले तो बारदोली की महिलाओं ने, और अगर ये ऑप्शन में ना मिले महिलाएं तो आप बोलोगे किसने दिया था इनको ये टैग? गांधी जी ने। ठीक है, सरदार की उपाधि अगर महिलाएं ऑप्शन में है तो पहले उसको लगाओगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर लगाया जाएगा किसका आंसर? गांधी जी का। ठीक है,
चलिए, इसके बाद अगली घटना 1929 में भगत सिंह और बी के दत्त, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर जो सेंट्रल हॉल असेंबली थी ब्रिटिश की, उसमें बम फेंक दिया था। ठीक है, उसमें बम फेंका था। और भगत सिंह ने इसी टाइम पे अपना फेमस नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इसी के दौरान इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा बनाया किसने था? ये बनाया था इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने बनाया था। सारे जहाँ से अच्छा भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो बनाया था इकबाल ने और दिया किसने था इस नारे को, इंकलाब जिंदाबाद को? भगत सिंह ने दिया था। और सेंट्रल हॉल असेंबली में बम फेंका था 1929 में। ठीक है, क्यों फेंका था? तो इसका फेंकने का रीज़न ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक विधेयक पास किया था जिसका नाम था जन सुरक्षा विधेयक। जन सुरक्षा विधेयक एक पास किया था। इस जन सुरक्षा विधेयक के द्वारा उन्होंने क्या किया था कि क्रांतिकारियों पर पुलिस को सीधा गोली चलाने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, तो उसी के विरुद्ध इन्होंने सेंट्रल हॉल असेंबली के अंदर क्या किया? बम फेंका था। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं 12 मार्च 1930 को अगली घटना जो घटित हुई थी। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोवर्स के साथ में एक दांडी मार्च यात्रा शुरू की। दांडी मार्च यात्रा शुरू की। दांडी मार्च यात्रा का मतलब है कि दांडी पहुंचना था इनको। दांडी क्या थी? गुजरात के नौशेरा जिले के अंदर एक जगह थी जहां पे भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, ये 5 अप्रैल को दांडी में पहुंचे और 6 अप्रैल को इन्होंने वहां पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून को तोड़ के, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने तो इतनी स्वतंत्रता नहीं दी थी कि हम नमक बना सके, इन्होंने ज़बरदस्ती नमक बनाने का कानून तोड़ा और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 के अंदर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने बताया था कि 1919 वाले एक्ट का सुधार को देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया, जिसको भारतीयों ने रिजेक्ट कर दिया। भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट बनाई जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब कोई ना कोई तो कमीशन चाहिए जो उसके सुधारों की जांच कर सके और भारत के अंदर नए नए कानून ला सके। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाए, जिनको हिंदी में अगर बोला जाए तो गोलमेज सम्मेलन बुलाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोलमेज सम्मेलन बुलाए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एक 1930 में, एक 1931 में और 1932 में। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि भारतीय लोगों के साथ मिल करके नए नए सुधारों की, जो 1919 का एक्ट था उसके सुधारों की जांच हो सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बैठे थे, तो इसलिए कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया इसके अंदर। और 1930 वाला जो पहला था, इसके अंदर भारतीयों ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने। अब भाग नहीं लिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि भारतीयों के हिस्सेदारी के बिना भारत के अंदर कोई सुधार लागू करना इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने चाहा कि भारतीय लोग भी इसमें शामिल हों। इस कारण 1931 में एक समझौता हुआ महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में। और इस गांधी इरविन समझौते के अंदर इरविन ने कहा महात्मा गांधी जी को कि आप गोलमेज सम्मेलन के अंदर हिस्सा लीजिए, हम जो आपके क्रांतिकारी अनुयायी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर पकड़े गए थे, गिरफ्तारी की गई थी, उनको हम अपनी तरफ से छोड़ देंगे।
ठीक है, और आप इसके अंदर भाग लीजिए। और बदले में हम एक और चीज़ कि आपने जो नमक कानून तोड़ा था उसको परमानेंटली ही हम आपको अधिकार दे देते हैं कि आप नमक कानून जो नमक बना सकते हो वहाँ पे। तो भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति मिल गई इस गांधी इरविन समझौते के द्वारा, और कुछ क्रांतिकारी जो पकड़े गए थे उनको भी आज़ाद कर दिया गया। सिर्फ जो हिंसा के अंदर पकड़े गए थे उनको आज़ाद नहीं किया, जिसके अंदर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे उनको आज़ाद नहीं किया गया था। ठीक है, तो यही था गांधी इरविन समझौता। और इसी समझौता होने के बाद महात्मा गांधी जी दूसरे राउंड टेबल यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए, लेकिन वहाँ से भी वो उस सम्मेलन को छोड़ करके आ गए। हिस्सा जरूर लिया था। तो उसके बाद वो भारत आए, और भारत आने के बाद जब तत्कालीन उस समय पे वायसराय जो थे वो थे वेलिंगटन, महात्मा गांधी जी ने वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वेलिंगटन ने क्या किया, महात्मा गांधी से मिलने से मना कर दिया। देखिए, गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो महात्मा गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। अब इस गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में आए और वेलिंगटन से मिलने के लिए चाहा, उन्होंने मना कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने, याद रखें, 1932 में दोबारा से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो शुरू कर दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को कहाँ भेज दिया था, यरवदा जेल में भेजा गया था। ठीक है, तो याद रखना कि महात्मा गांधी जी को यरवदा जेल क्यों भेजा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के कारण। कब भेजा गया था, 1932 के अंदर। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ें आपको याद करनी है। इसके अलावा एक छोटी सी बात जस्ट वैसे आप याद रखना बीच में कि 1929 के अंदर ही एक लाल कुर्ती आंदोलन भी शुरू हुआ था। जस्ट छोटी सी बात है, 1929 के अंदर एक और आंदोलन शुरू हुआ था, छोटा सा लाल कुर्ती आंदोलन। इसको शुरू किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था, और इन्हीं का दूसरा नाम एक और है, सीमांत गांधी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और ये पहले ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया, पहले ऐसे विदेशी। दूसरे कौन थे, नेल्सन मंडेला। लाल कुर्ती आंदोलन क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जो समर्थक थे वो सारे लाल कुर्तियां पहनकर आते थे सारे, और लाल कुर्तियां पहनकर ही विरोध करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, इसलिए इनको ऐसा कहा गया। चलिए, तो इतनी सारी बातें थी जो लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। इसके बाद अगले जो वायसराय हैं, लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो रहे थे 1931 से 1936 तक। ठीक है, 1931 से 1936 तक। तो इनके शासनकाल के दौरान जो जो घटनाएं घटित हुई, 4 भागों में करेंगे। एक 1931 में हुई थी, कुछ घटनाएं 1932 में, कुछ घटनाएं 1933 में, एंड समथिंग और 1934। आइए जानते हैं 1931 में कौन सी घटना घटित हुई। 1931 में हुआ था कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 के अंदर। ठीक है, अब इस कराची अधिवेशन जो हुआ था, इसके अंदर क्या मुख्य बात थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्या प्रस्ताव इन्होंने रखा इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन के अंदर इन्होंने प्रस्ताव रखा था मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, पहली बार उनका प्रस्ताव रखा गया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो प्रस्ताव सबसे पहले किस सेशन में रखा गया, 1931 वाले में। 1932 वाले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनको जेल में डाल दिया गया था। कौन सी जेल में, यरवदा जेल के अंदर। चलिए, इसके बाद 1932 के अंदर ही जो रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड दिया, एक सांप्रदायिक अवार्ड दिया। सांप्रदायिक अवार्ड का मतलब है कि उन्होंने यह घोषणा की कि भारत के अंदर जो आगे चुनाव होंगे उनके अंदर SC ST के लिए भी कुछ सीटों का आरक्षण किया जाएगा।
वो किसके साथ बातचीत की उन्होंने? बी आर अम्बेडकर के साथ। और ये चीज़ आप याद रखें कि बी आर अम्बेडकर ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तो चलिए, इसके बाद अम्बेडकर और जब महात्मा गांधी ये वाला जेल के अंदर थे तो जेल के अंदर से ही समझौता हुआ किस किस के बीच में? अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में। अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको आज हम बोलते हैं पूना समझौता, यानी पूना पैक्ट के नाम से जिसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या हुआ? 148 सीट एससी एंड एसटी के लिए आरक्षित की गई, यानी 148 सीट इस समझौते के अनुसार एससी एसटी के लिए आरक्षित की गई। अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लीजिए कि हर 6 जनरल सीट पे एक सीट एससी एसटी के लिए। तो यही था आपका पूना समझौता, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ चीज़ें बी आर अम्बेडकर के बारे में 3 बातें याद रखना। इनकी पार्टियों के नाम, जो पार्टियाँ इन्होंने बनाई थी उनके नाम। एक तो थी आपकी समाज समता पार्टी, एक इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी और एक ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, समाज समता पार्टी, ये तीनों पार्टियां। सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी। जो कंटेंट आपको पीडीएफ में देता हूँ, जो हमारे टेलीग्राम चैनल कंपटीशन बाबा 360 पे मिलता है आपको, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिलता है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तो आप सिर्फ समझते रहो, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर आप चाहें तो, अदरवाइज कंटेंट आपको सारा वहाँ पे मिलेगा ही। तो तीनों पार्टियाँ किसकी थी? बी आर अम्बेडकर की थी, आप याद रखिएगा। इसके बाद 1933 के अंदर महात्मा गांधी जी ने एक लीग शुरू की थी जिसका नाम था ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग इन्होंने शुरू की थी 1933 में। और इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने 1932 में ही एक शब्द दिया था हरिजन, हरिजन शब्द दिया, और हरिजन मैगजीन, हरिजन शब्द दिया और हरिजन मैगजीन, 2 चीज़ें निकाली थी 1932 में। 1933 में महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना की, शुरुआत की। अब 1934 में लास्ट जो इम्पोर्टेंट घटना है वो क्या घटित हुई थी वो देखिए। तो 1934 के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी जिसको हम बोले तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसको किसने बनाया था? जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया। जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया ने इस पार्टी को बनाया था, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और एक लास्ट और आज की कक्षा की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो याद रखना, जेपी नारायण ने एक प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था वो आपसे एग्जाम में पूछता है। इन्होंने कहा था बिना पार्टी के चुनाव, बिना पार्टी के चुनाव यानी इलेक्शन का इन्होंने सुझाव दिया था जेपी नारायण ने, जो कि एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखना। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। इसके बाद एक कक्षा हमारी और आएगी और जिसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। थैंक यू।